नमस्ते। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचो, एक विशाल देश है, भारत, और इसी देश के एकजुट होकर इतिहास बदलने की कहानी आज हम समझने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए इस विशाल देश के बारे में, जहां हर 100 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, यहां तक कि लोगों का पहनावा भी पूरी तरह से अलग हो जाता है। इतनी जबरदस्त विविधता, और फिर भी उसी देश पर एक विदेशी शक्ति आकर राज कर रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इतने अलग लोगों को एक साथ कौन जोड़ सकता है? जो लोग एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते थे, वो एक झंडे के नीचे कैसे आ गए? और सच कहूं तो ठीक यहीं से शुरू होती है हमारे राष्ट्रवाद की असली कहानी। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के हालात पर नजर डालते हैं और ब्रिटिश शासन की असली कहानी को समझते हैं। ब्रिटिश शासन बाहर से देखने पर एकदम एक व्यवस्थित सरकार जैसा लगता था, सब कुछ कायदे कानून से चलता हुआ। लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से एक आर्थिक शोषण प्रणाली थी। इनका असल मकसद यहाँ कोई विकास करना नहीं था, बल्कि यहाँ की दौलत को निचोड़ना था। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया, किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए, भारत को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया, और फिर उसी कच्चे माल से तैयार माल वापस भारत में ही महंगे दामों पर बेचने लगे। आसान शब्दों में कहें तो भारत मेहनत करता था और सारा फायदा ब्रिटेन ले जाता था। तो स्वाभाविक है, धीरे धीरे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, हम अपने ही देश में इतने कमजोर क्यों हैं? अब आते हैं उस ब्रेकिंग पॉइंट पर जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने भारत को जबरदस्ती इसमें शामिल कर लिया। अब इसका असर क्या हुआ? रातों रात टैक्स बढ़ गए, महंगाई आसमान छूने लगी, सेना में जबरन भर्ती होने लगी और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई। मतलब भारत ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसका पूरा बोझ भारत ने झेला, और बस यहीं से असंतोष बहुत तेजी से बढ़ गया। लोगों के इस बढ़ते गुस्से को दबाने के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार एक नया कानून लाई, रोलेट एक्ट। ये सच में डर का कानून था। इसका सीधा सा मतलब था, बिना मुकदमा किसी को भी जेल में डाल दो, बिना वजह गिरफ्तारी कर लो और अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी। ये ऐसा कानून था जिससे लोगों को लगा, अब तो हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं बचा। अगर हम इन घटनाओं को एक टाइमलाइन पर रखें तो समझ आता है कि हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए। 1914 में युद्ध शुरू हुआ, 1919 की शुरुआत में ये क्रूर रॉलेट एक्ट आ गया, और फिर इसी घुटन भरे माहौल ने पृष्ठभूमि तैयार की 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। लोग वहां बिल्कुल शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक जनरल डायर ने वहां से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए और उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। लोग भाग भी नहीं सकते थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बुरी तरह फंस गए। ये अमानवीय घटना भारत के दिल पर लगा एक ऐसा घाव थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। और पता है, यहीं से बहुत बड़ा बदलाव आया। राष्ट्रवाद अब सिर्फ पन्नों में लिखा कोई विचार नहीं रहा, ये हर एक भारतीय के अंदर उबलने वाली एक भावना बन गया। और ऐसे सुलगते हुए माहौल में कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और उनके आते ही खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। गांधी जी का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ाई होगी। शांतिपूर्ण विरोध, सत्य पर आधारित आंदोलन और आम जनता की भागीदारी, यही उनके हथियार थे। उनका एक ही लक्ष्य था, पूरे देश को एक साथ जोड़ना। लेकिन उन्होंने सीधे कोई बड़ा हंगामा खड़ा नहीं किया। गांधी जी ने पहले छोटे और जमीनी आंदोलन किए, जैसे चंपारण में किसानों के लिए, खेड़ा में कर राहत के लिए और अहमदाबाद में मजदूरों के हकों के लिए। यहीं से उन्हें आम जनता का वो अटूट सपोर्ट मिला जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। और जब पूरा देश उनके साथ जुड़ गया, तब गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और कहा, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दो। फिर लोगों ने क्या किया? विदेशी कपड़े छोड़ दिए, ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेशी अपना लिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अचानक चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई, और इसके तुरंत बाद गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वहीं रोक दिया। क्यों? क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अहिंसा से समझौता नहीं करना चाहते थे। ये उनके मजबूत उसूलों का सबसे बड़ा सबूत था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
उस पल की तरफ जिसे सबसे फेमस माना जाता है, दांडी मार्च। देखने में एक छोटा कदम, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। 240 किलोमीटर, जरा इमेजिन कीजिए इस दूरी को। साबरमती से लेकर दांडी तट तक की ये लंबी और थका देने वाली पैदल यात्रा। और मकसद क्या था? सिर्फ नमक बनाना। ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसी आम और जरूरी चीज पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने कहा, हम खुद नमक बनाएंगे। तो ये बात सिर्फ मुट्ठी भर नमक की नहीं थी। ये सीधे सीधे ब्रिटिश कानून को एक बहुत ही शक्तिशाली चुनौती थी, जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर समाज के अलग अलग तबके के लोग इस आंदोलन से जुड़े क्यों? ये एक जन आंदोलन बना कैसे? असल में हर किसी के अपने अपने कारण थे। किसान अपने भारी टैक्स से परेशान थे, मजदूर कम वेतन से जूझ रहे थे, व्यापारी हर कदम पर ब्रिटिश नियंत्रण से तंग आ चुके थे, और हजारों महिलाएं वो स्वतंत्रता की एक नई उम्मीद लेकर घरों से बाहर निकल आई थीं। मतलब बिल्कुल साफ था, ये अब सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये पूरी तरह से जनता का आंदोलन बन चुका था। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो भारत का राष्ट्रवाद किसी एक दिन में नहीं बना। ये बना उस दशकों लंबे शोषण से, जलियांवाला बाग के दर्द से, सिस्टम के खिलाफ पनपे गुस्से से, और सबसे बढ़कर उस अभूतपूर्व एकता से। और यही इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख है। कितनी भी बड़ी विदेशी ताकत क्यों ना हो, जब एक देश के लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाते हैं ना, तो इतिहास बदल जाता है। इस पूरी कहानी को समेटते हुए बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रवाद इतिहास की किताब का कोई चैप्टर नहीं है। ये असल में उस जनता की कहानी है जिसने एकजुट होकर अपने देश को खुद बदल दिया। आज इस प्रेरणादायक कहानी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ।